अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एंजाइम इनहिबिशन जो है वो कंप्लीट करवा दिया था। अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने एंजाइम इनहिबिशन में क्या पढ़ा कि देयर आर सम केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। उन केमिकल्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इनहिबिटर्स कहते हैं। और वो पूरा प्रोसेस जिसमें इनहिबिटर जो है एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। फिर हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर। मैंने आपको दो टाइप्स बताई इनहिबिटर की, एक बताई कम्पिटेटिव और एक बताई नॉन कम्पिटेटिव। और फिर मैंने इनकी डायग्राम भी ड्रॉ की। अगर आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे तो आपको दो डायग्राम्स नजर आएंगी। पहली जो ऊपर डायग्राम नजर आ रही है, दिस इज कम्पिटेटिव इनहिबिशन। कम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है बेटे, एक केमिकल जिसको हम इनहिबिटर कहते हैं, दैट इज नोन एज कम्पिटेटिव इनहिबिटर, वो एक्टिव साइट, दिस इज एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है ना, एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर आके कम्पिटेटिव इनहिबिटर अटैच हो जाता है और सबस्ट्रेट को यहाँ पे अटैच होने नहीं देता। ये एक्टिव साइट जो है इसकी शेप चेंज हो जाती है। ये शेप चेंज हो जाएगी तो सबस्ट्रेट जो है वो इस एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होगा। जब ये अटैच नहीं होगा तो रिएक्शन जो है वो फर्दर आगे प्रोसीड ही नहीं करेगा। यानी कि जो एक्टिविटी होनी थी यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ मिलने से, वो एक्टिविटी, वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं बनेंगे। दिस इज नोन एज कम्पिटेटिव इनहिबिशन। और कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने क्या बताई थी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंटीबायोटिक्स हैं वो जो हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन की एग्जांपल्स हैं। बस आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो इनहिबिटर है बेटे वो एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होता है, ठीक है। फिर हमने इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल थी वो कौन सी पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी जो कि आपकी बुक में भी दी हुई है, दैट इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एग्जांपल पड़ी थी जो कि सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे मेलोनिक एसिड जो है आके अटैच हो जाता है। अटैच क्या होना था एंजाइम के साथ, सक्सिनिक एसिड, लेकिन सक्सिनिक एसिड की जगह यहाँ पे एक इनहिबिटर आके अटैच होता है, दैट इज नोन एज मेलोनिक। मेलोनिक की जो शेप है, जो रिजेम्बलेंस है, वो बिल्कुल सक्सिनिक जैसी होती है, तो वो इजीली आके जो है वो एंजाइम के अंदर फिट हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी को जो है वो क्या कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो ब्लॉक कर देगा और सबस्ट्रेट जो है वो उसके साथ अटैच नहीं होगा। फिर हमने दूसरा कम्पिटेटर यहाँ पे जो है पढ़ा था, डैट इज अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर, ठीक है। नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते थे जिसकी सबस्ट्रेट के साथ कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं होती थी, उनकी शेप सबस्ट्रेट की तरह की नहीं होती थी और वो ना ही एक्टिव साइट पे आके अटैच होते थे, बल्कि वो एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पे एंजाइम पे जाके अटैच होते थे। जैसे कि आपको ये शेप नजर आ रही है, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। अब देखो बेटे ये क्या है, ये ऊपर वाली एक्टिव साइट है, लेकिन क्या हुआ कि जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हुआ, बल्कि वो क्या हुआ, अदर देन एक्टिव साइट, यानी कि एंजाइम ही के साथ आके लगा है, लेकिन एंजाइम के साथ उसने अपने आप को अटैच किया है, लेकिन एक्टिव साइट पे नहीं, अदर देन एक्टिव साइट जो है वो अटैच हुआ है। जब ये यहाँ पे अटैच हुआ तो इसने एंजाइम की शेप को चेंज कर दिया। जब एंजाइम की शेप चेंज हुई तो यहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकेगा। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ही नहीं बनेंगे तो आगे फर्दर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। कॉमन एग्जांपल इसकी जो नॉन कम्पिटेटिव की थी वो मैंने आपको क्या बताई थी, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो हैं वो इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स थी। और द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कल हमने पढ़ी थी इसकी वो क्या थे, दो सबस्ट्रेट, एक सक्सिनिक एसिड और कोएंजाइम ए, ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते थे टू फॉर्म सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो एंजाइम था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, ठीक है, ये जब बन जाता था, बनने के बाद ये नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर में कन्वर्ट हो जाता था और फर्दर जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में ये बाइंड अप होने नहीं देता। क्लियर, ये हमने सारा का सारा प्रोसेस जो है हमारा इनहिबिशन का बेटे ये हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस भी पढ़ाया, मैंने इन दोनों जो कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव हैं इनकी डायग्राम्स भी ड्रॉ की। इन द एंड हमने इनहिबिशन और जो हमारी कम्पिटेटिव और जो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन थी बेटे, इनके दरमियान में जो, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंसेस थे उनको भी हमने डिटेल से जो है बेटे स्टडी किया था।
मैंने आपको इनके डिफरेंसेस अच्छी तरह लिखवा दिए थे और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर इन पे नोट आता है तो बेटे डिफरेंसेस को नोट की फॉर्म में भी आप लोग जो है वो राइट कर सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था इनिवेटर्स का, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। डैट इज बुक का पेज नंबर बेटे आप लोग ओपन करो 135, पेज नंबर 135। टॉपिक आपका है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल इनिवेटर्स। इनिवेटर्स हमने पढ़ लिए, अब दो फर्दर इनिवेटर्स हम पढ़े, एक है रिवर्सेबल और एक है इरिवर्सेबल। The action of any inhibitors can be irreversible or reversible depending upon the kind of bond formed between inhibitor and enzyme. Irreversible inhibitor make covalent bond with enzyme. Such inhibitor cannot be released by dilution or dialysis or by increasing the concentration of substrate. For example, penicillin permanently disables the enzyme responsive for building bacterial cell wall. Number 2, reversible inhibitors make weak bond, for example, hydrogen bond with enzyme. Such inhibitors can be released and the inhibition caused by them can be neutralized by increasing the concentration of substrate. For example, malonate is a reversible inhibitor. It temporarily slowed down the reaction by blocking the enzyme succinate dehydrogenase, which is involved in cellular respiration. This inhibition can be reversed when malonate is removed. हमने जो टॉपिक अभी नेक्स्ट जो स्टडी करना है, जिसकी मैंने अभी रीडिंग की है बेटे, वो क्या है कि हमने इनहिबिटर्स को दो मेन काइंड्स में जो है, जो उनके दरमियान में बॉन्ड बनते हैं, उनकी बेसिस पे हमने इनको दो मेन काइंड्स में जो है वो डिवाइड किया। वो दो मेन काइंड्स कौन सी थी? एक है रिवर्सेबल और एक कौन सी है? इरिवर्सेबल। एक कौन सी है? रिवर्सेबल और एक कौन सी है? इरिवर्सेबल। इनहिबिटर का जो एक्शन है बेटे वो रिवर्सेबल भी हो सकता है, वो इरिवर्सेबल भी हो सकता है। और ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है? ये चीज़ डिपेंड करती है कि इनहिबिटर में और एंजाइम में, इनहिबिटर और एंजाइम जो दोनों, आपको पता है ना कि दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाते हैं। इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ आके अटैच होता था, हमने कल डायग्राम भी देखी थी, मैंने आपको बताया था ये क्या इनहिबिटर है, किसके साथ अटैच है? एंजाइम के साथ। ऊपर भी देखो तो इनहिबिटर किसके साथ अटैच है? एंजाइम के साथ। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो ये बॉन्ड किस तरह का है? ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग या वीक की बेस पे, इनकी बॉन्डिंग की बेस पे जो है, इसको हमने किस में डिवाइड कर दिया? रिवर्सेबल में और इरिवर्सेबल में। पहले हम जो टाइप पढ़ेंगे डैट इज इरिवर्सेबल। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मैंने क्या कहा? इरिवर्सेबल की बात कर रहे हैं हम। इरिवर्सेबल इनहिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के इनहिबिटर जो हैं ये किसी भी फिनोमेना से, किसी भी प्रोसीजर से जो है ये एंजाइम से अलग नहीं होते, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। आपको पता है ना कि एंजाइम और जो है इनहिबिटर हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, या तो वो ऐसे अटैच होगा, ये भी इनहिबिटर है, या वो एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इन इरिवर्सेबल में ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है, जिनसे ये ब्रेक डाउन हो सकते हैं। लेकिन कुछ इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी मेथड से, ठीक है, उनका बॉन्ड जो है वो एंजाइम के साथ ब्रेक नहीं होता। वो कौन कौन से मेथड हैं? डाइल्यूशन भी हो सकती है, डायलिसिस भी हो सकती है। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें देन भी जो है इसकी बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट आता है। लेकिन इस केस में जो हम इरिवर्सेबल इनहिबिशन पढ़े हैं, यहाँ पे डाइल्यूशन, डायलिसिस और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी जो है बेटे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते। कॉमन एग्जांपल इनकी कौन सी दी हुई है? पेंसिलिन दी हुई है। क्या दी हुई है? पेंसिलिन। और पेंसिलिन जो है परमानेंटली जो है डिसेबल कर देता है एंजाइम को जो कि रिस्पॉन्सिबल है बैक्टीरिया में सेल वॉल को बनाने में, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया? इरिवर्सिबल मैंने आपको पढ़ाया। इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और ये इनहिबिटर जो है इनको किसी भी मेथड से जो है एंजाइम से हम लोग अलग नहीं कर सकते।
और कॉमन एग्जांपल इनकी मैंने आपको क्या बता दी, पेनिसिलिन बता दी। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ इनिबिटर्स की तरफ। सेकंड टाइप ऑफ इनिबिटर इज नोन एज रिवर्सेबल। ठीक है, रिवर्सेबल जो है ये वो हैं बेटे जो कि वीक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी कि इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान में एक वीक बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल कौन सा वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनहिबिटर जैसे इसके साथ अटैच हुआ है ना, इनहिबिटर अटैच हुआ है एंजाइम के साथ, लेकिन जब रिवर्सेबल होंगे तो ये जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, वीक बॉन्ड होगा। और वो कौन सा बॉन्ड होगा, डैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होता है सॉरी बेटे, दिस इज वेरी वीक बॉन्ड। इस तरह के इनिबिटर को हम लोग जो है वो रिलीज कर सकते हैं, यानी कि एंजाइम के साथ ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और जो इनिबिटर है वो अलग हो सकता है एंजाइम से। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनसे एंजाइम जो है वो इनिबिटर से सेपरेट हो सकता है। कॉमन जो मेथड है दैट इज इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए तो इनिबिशन जो है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जब वो प्रोसेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इनिबिटर जो है वो इजीली एंजाइम के साथ जो है वहां से सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो फिर आगे एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास आगे जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटे। हमने क्या पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ाया रिवर्सेबल। रिवर्सेबल क्या होते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो वीक बॉन्ड होते हैं। कॉमन एग्जांपल उस बॉन्ड की कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये इनिबिटर्स को हम इजीली जो है एंजाइम से रिलीज कर सकते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग देम। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, बाय एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट। अगर वहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इनिबिटर जो है वो एंजाइम से जो है सेपरेट हो जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, मेलोनेट। मेलोनेट जो है वो कॉमन एग्जाम्पल है रिवर्सेबल इनिबिटर की। ये टेम्परेली जो है स्लो रिएक्शन करता है, एंजाइम की जो एंजाइम को ब्लॉक कर लेगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे एंजाइम है, ये हम एग्जांपल पहले पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ये एंजाइम कहाँ इन्वॉल्व होता है, किस प्रोसेस में, इन सेलुलर रिस्पायरेशन। और इसकी इनिबिशन को हम रिवर्स कर देते हैं जब वहाँ से हम लोग मेलोनेट को रिमूव करेंगे। अगर आप लोग पीछे आओ तो बेटे ये एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी मेलोनेट की, ये देखें यहाँ पे एंजाइम कौन सा था, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सीडेशन किसकी होनी थी, सक्सिनिक एसिड की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंपिटेटर आके अटैच हो रहा था, जो इनिबिटर आके अटैच हो रहा था, वो कौन सा था, मेलोनिक एसिड था। ठीक है, तो यही एग्जांपल आपको यहाँ पे भी दी हुई है कि क्या करेंगे, जो एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन में बेटे इन्वॉल्व होता है। ठीक है, मेलोनेट जो है वो एक रिवर्सेबल इनिबिटर है। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो मेलोनेट वहां से सेपरेट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा और जो है आपका जो एंजाइम है वो सक्सिनिक एसिड के साथ जाके जो है अटैच हो जाएगा और आपका फर्दर रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करेगा। इन शॉर्ट बेटे हमने दो तरह के रिएक्शन देख लिए। एक देख लिए इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल वो हैं जिनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते बाय एनी मीन, क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ब्रेक डाउन करना जो है वो इतना ईजी नहीं होता। कॉमन एग्जाम्पल इनकी मैंने आपको क्या बता दी, पेनिसिलिन बता दी। फिर हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया रिवर्सेबल इनिबिटर्स। रिवर्सेबल इनिबिटर्स कौन से हैं, जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जिनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है, उनके दरमियान में इनहिबिटर और एंजाइम के दरमियान में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे हम लोग। किस तरह, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दी जाती है ये बॉन्ड वीक हो जाते हैं और जो इनहिबिटर जो एंजाइम के साथ अटैच होता है वो न्यूट्रलाइज होके वहाँ से सेपरेट हो जाएगा और सबस्ट्रेट जो है वो आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। फर्दर आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी दी हुई है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। और यहाँ पे जो इनिबिटर था इस केस में मेलोनिक एसिड था, वो सेपरेट हो जाता है और वहाँ पे आके सक्सेनिक एसिड जो है वो अटैच हो जाएगा। और ये सारा का सारे ये जो प्रोसेस है
ये सेलुलर रिस्पायरेशन में जो है बेटे यूज हो रहा होता है। तो हमने क्या पढ़ ली, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग की बेस में हमने दो तरह के इनिबिटर्स पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिए रिवर्सेबल और एक हमने क्या पढ़ लिए, इरिवर्सेबल। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनिबिशन। जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा अभी इनिबिशन का, इनिबिटर क्या थे, वो केमिकल थे जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहे थे या उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे, और उस प्रोसेस को जिसमें इनिबिटर अपना ये पूरा काम कर रहा था उसको हम लोग क्या कहते थे, इनहिबिशन, ठीक है। इनहिबिशन के सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है कि नहीं है, वो सारी की सारे सिग्निफिकेंस जो हैं अभी हम लोग वन बाय वन बेटे स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, देन मैं आपको सारे के सारे जो है एक्सप्लेन करूंगी। Enzyme inhibition is a crucial in various biological processes. Number one, enzyme inhibition play a vital role in regulating metabolic pathways. By inhibiting specific enzyme, the rate of metabolic reactions can be controlled. Many drugs work as inhibitor. For example, antibiotic inhibit the enzymes of bacteria, while cancer drugs may inhibit enzyme involved in cell division. Enzyme inhibitors are used to manage various medical conditions. For example, some anti-inhibitors of enzyme involved in blood clotting are used as anticoagulants. Number 4, some toxin and poisonous inhibit important enzyme in the body. Understanding how these inhibitors affect enzyme can be critical in treating case of poisoning. Number 5, enzyme inhibitors serve as valuable tool in pharmaceutical research. They are used to study the function of specific enzyme and potential drugs. Enzyme inhibition is an important part of studying enzyme kinetics. It helps to understand the factors that influence enzyme activity. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बता दिया सिग्निफिकेंस। हमने जो रीडिंग की क्या की, सिग्निफिकेंस, यानी कि एंजाइम इनहिबिशन का जो पूरा डिटेल एक प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं बेटे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वन बाय वन हम इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे। एंजाइम इनहिबिशन जो है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंस, एंजाइम इनहिबिशन जो है बेटे ये मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करता है। क्या करता है, आपने क्या लिखना है, इट रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, चाहे वो एनिमल सेल में हो रहे हैं, चाहे वो प्लांट सेल में हो रहे हैं, ये तमाम के तमाम को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये किस तरह रेगुलेट करता है, ये कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको इनहिबिट कर देता है, जिनका यानी कि इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप कर देना या बहुत ज़्यादा कम कर देना। कुछ जगहों पे मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जितने के होने नहीं चाहिए। तो उस केस में जो एंजाइम इनहिबिशन है बेटे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो मेटाबॉलिक जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, उनको जो है बेटे वो कंट्रोल कर लेता है। यानी कि मेटाबॉलिक जो रेट्स हैं उनकी जो स्पीड है, ठीक है, मतलब कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय एंजाइम इनहिबिशन। नंबर 2, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बहुत सारी ड्रग्स, ठीक है, मैनी ड्रग्स जो हैं वो एज ए इनहिबिटर जो हैं वो काम करती हैं, और इसी प्रोसेस से जो है बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो बनाई भी जाती हैं। कौन सा प्रोसेस, इनहिबिशन को लेके, इनहिबिटर्स को लेके। कॉमन एग्जांपल जो है बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जहाँ पे जो है एज ए ड्रग एंजाइम इनहिबिटर्स जो हैं वो दिए जाते हैं। कॉमन एग्जांपल्स इसकी हमने पढ़ी भी थी, एंटीबायोटिक्स में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी पेनिसिलिन की। फिर हमने इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि कैंसर थेरेपी में जो है बेटे यूज़ होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैवी मेटल्स ऐसे हैं जो यूज़ हो रहे हैं एज ए मेडिकल कंडीशन। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है, कुछ इनहिबिटर्स जो हैं ऐसे हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है यूज़ किए जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में एज एंटीकोगुलेंट, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के फिनोमेना के लिए भी हम बहुत सारे जो है एंजाइम इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने आपको क्या बता दी, वो इनहिबिटर जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्या मतलब दे आर यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट। इसके अलावा आपने बहुत सारे अभी इनहिबिटर्स पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ी एंटीबायोटिक्स, फिर हमने क्या पढ़े
ड्रग्स जो कि कैंसर थेरेपी में भी जो है यूज़ हो रहे हैं। पेंसिलिन हमने इसकी कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपने याद रखने हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं जहाँ पे हम लोग जो है इनिबेटर्स को जो है वो यूज़ करते हैं। नंबर 4th यूज इसका क्या आ रहा है, सम टॉक्सिन एंड पॉइजन। कुछ टॉक्सिन और पॉइजनस ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम है उनको इनिबिट कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि इनको इस तरह के एंजाइम्स को, इस तरह के इनिबेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटिंग केस ऑफ पॉइजनिंग। जैसे आपका फूड पॉइजनिंग हो जाती है या और तरह की पॉइजनिंग कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से हो सकती है, तो बेटे उनको ट्रीट करने के लिए भी इनिबेटर्स जो है उनका यूज़ किया जाता है टू ट्रीट टॉक्सिन एंड पॉइजन्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 आपका क्या आता है, एंजाइम इनिबेटर जो है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे हम लोग जो है स्पेसिफिक एंजाइम के फंक्शंस को स्टडी करने के लिए जो है वो क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम इनिबेटर जो है यूज़ किए जाते हैं और उनके ऊपर जो है डिफरेंट टाइप की रिसर्च जो है वो किया जा रहा है, डिफरेंट टाइप का लैब वर्क उनके ऊपर किया जा रहा है। और रोज़ बरोज़ आए दिन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो ड्रग्स हैं बेटे वो जो हैं वो नए से नए ड्रग्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एंजाइम इनिबेटर नए से नए जो है एंटीबायोटिक्स और नए से नए जो ड्रग्स, डिफरेंट टाइप के जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो हैं वो नई से नई ड्रग्स जो हैं वो रोज़ बरोज़ बन रही हैं। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने पढ़ लिया कुछ सिग्निफिकेंस किसके, एंजाइम इनिबिशन के, ठीक है। एंजाइम इनिबिशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अंडरस्टैंडिंग एंजाइम काइनेटिक्स। और ये जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा रहे हैं या सीज कर रहे हैं या स्टॉप कर रहे हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए हम लोग एंजाइम इनिबिशन का प्रोसेस जो है उसको स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आता है, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। इसी पेज के पेज नंबर 135 के एंड पे टॉपिक है फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम। We know that in metabolic pathway the product of one reaction become the substrate for the next reaction. At the end of pathway a desired product is synthesized. In order to regulate the concentration of that product, pathway need to be shut down. This is done through feedback inhibition. The final product of pathway act as inhibitor. It react with some initial enzyme and changes its conformation. That enzyme can no longer bind to its substrate, so pathway close and no more product is prepared. For example, when a cell has greater number of ATP than its requirement, ATP itself act as a non-competitive inhibitor and block the enzyme that catalyzes ATP synthesis. हमने पढ़ लिया जो टॉपिक मैंने रीड किया, डेट इज नोन एज फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम्स। व्हाट इज फीडबैक ऑफ इनिबिशन ऑफ एंजाइम? बेटे कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़े हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज में क्या होता है कि कभी कभार एक रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो सबस्ट्रेट बन जाता है। नेक्स्ट क्या हुआ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैंने आपको पता है ना, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं रिएक्शन होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है, फिर आगे फर्दर जो है एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिंपल रिएक्शन था। अच्छा, अब जो प्रोडक्ट्स बन गए, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बन गए, ये प्रोडक्ट जो बने हैं ये दोबारा कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं सबस्ट्रेट में और दोबारा ये रिएक्शन होता है, फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह सीरीज ऑफ रिएक्शन बेटे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन इस सीरीज में क्या हो रहा है कि आपके पास जो डिजायर प्रोडक्ट है वो आपकी जो डिजायरेबिलिटी थी, जो आपको चाहिए था, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। यानी कि सपोज आपको, मैं यूं कह सकती हूँ कि आपको 10% चाहिए था, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो रुक ही नहीं रहा, वो तो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। आपको रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, लेकिन जिस जगह पे ये प्रोडक्ट बन रहा था वहाँ पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा फिनोमेना करना पड़ेगा कि इसको हम लोग क्या कर लें, इस जो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू है, इस प्रोसेस को शट डाउन कर सके, इस प्रोसेस को ख़त्म कर सके।
तो ये जो प्रोसेस है कि प्रोडक्ट बनता जा रहा है, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए एक फीडबैक इनिबिशन एक प्रोसेस जो है वो किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फीडबैक इनिबिशन कहते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है ना, वो ही एक्ट करता है एज ए इनिबिटर। जब वो फाइनल प्रोडक्ट एज ए इनिबिटर एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा बेटे? वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा और फर्दर जो है प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। यानी कि वो जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या करता है फीडबैक मैकेनिज्म में? एंड प्रोडक्ट बेटे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनहिबिटर्स में। इनहिबिटर्स फिर आगे अपना काम करते हैं, जो कि हमने डिटेल से पढ़ा था। इनहिबिटर क्या करते हैं? एंजाइम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। एंजाइम के साथ जब जाके अटैच होते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो सबस्ट्रेट उसके साथ आके ज्वाइन ही नहीं होगा और आगे रिएक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। पाथवे जो है वो क्लोज हो जाएंगे और कोई प्रोडक्ट फर्दर नहीं बनेगा। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या दी हुई है? एटीपी। सेल को एटीपी की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभार सेल के अंदर जो एटीपी है वो बनते रहते हैं। 1 बना, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ एटीपी जो है वो बन जाते हैं। इतनी सेल को रिक्वायर्ड नंबर नहीं होते, सेल को इतनी ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत नहीं होती जितना बन रहे होते हैं। इस केस में क्या होता है बेटे? फीडबैक मैकेनिज्म सामने आता है। फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ इनिबिशन हम उसको कहेंगे। क्या होगा? एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि देखो, सेल को ना एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए थी एटीपी की, उतनी अमाउंट बन गई। उससे ज़्यादा आप एटीपी बन रहे हैं जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा जिसको हम लोग कह देंगे फीडबैक इनिबिशन। अब क्या होगा? जो एंड प्रोडक्ट बना था, एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है? एटीपी। वो ही एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटे? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में। यानी कि इनहिबिटर में वो कन्वर्ट हो गया, वो एटीपी ही, यानी कि जो प्रोडक्ट था एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके अटैच हो गया एंजाइम के साथ। जब वो एंजाइम के साथ अटैच हुआ तो उसने क्या कर दिया? एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, फर्दर सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच नहीं होंगे और आगे रिएक्शन नहीं होगा और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। क्लियर हो गया? Feedback inhibition is the phenomena where the product of a process control the process itself, often times limiting the production of more products। वही हमने पढ़ा, जो भी ये ज़्यादा बेटर डेफिनेशन लिखी हुई है कि फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है। प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कभी कभार प्रोडक्ट खुद ही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटे? कम्पिटेटिव इनिबिटर। नॉन कम्पिटेटिव इनिबिटर में या कम्पिटेटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगा और रिएक्शन को स्टॉप कर देगा और जो है वो प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट्स की उसको लिमिट कर देता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं। तो ये जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, दिस इज नोन एज फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। कॉमन एग्जांपल इसकी मैंने आपको क्या पढ़ा दी? एटीपी की जो है वो कॉमन एग्जांपल पढ़ी। यही एग्जांपल डायग्राम की फॉर्म में भी आपकी बुक में दी हुई है। इधर देखो, ये क्या था? ये आपका एक एंजाइम था। एंजाइम के साथ क्या चीज़ आके अटैच होनी होती है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहाँ अटैच होते हैं बेटे? ये सारा जो हम पुराना पढ़ के आए हैं उसी को, सारा एक वही एग्जाम्पल है, उसी को जो है रिकॉल किया हुआ है, इसलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको। ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे क्या आके अटैच होते हैं? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और एंजाइम जब बन जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट एंजाइम कम्प्लेक्स, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, ये बन गया इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट, फिर इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट बी, फिर आपके पास एंड प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना? ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं और ये यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है। इस तरह का एंजाइम भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है? हर चीज़ में आपके पास क्या होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनते हैं और आपके पास एंड पे क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो अलग हो जाता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो एंजाइम था वो अलग हो जाता है। लेकिन हमेशा हर चीज़ की एक परसेंटेज हर बॉडी को जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? जब उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे जितनी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वही प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटे? वही प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे आपके इनहिबिटर्स में। किसमें? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे और अटैच हो जाएंगे किसके साथ? एंजाइम के साथ। अब ये देखो, ये एंड प्रोडक्ट बना था ना,
ये एंड प्रोडक्ट है ग्रीन कलर का, लेकिन फर्दर अब इस रिएक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो गया इनहिबिटर में। इनहिबिटर में कन्वर्ट हो गया, उसने अपने आप को, देखो नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर जो हमने पढ़ा था एटीपी की एग्जाम्पल, वो जाके अटैच हो गया कहाँ पे, एंजाइम के साथ, ठीक है। अगर कम्पिटेटिव होगा तो वो क्या इधर जाके अटैच हो जाएगा, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर होगा तो वो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। जब कम्पिटेटिव इनहिबिटर या नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एंजाइम के साथ जाके अटैच होते हैं तो वो क्या करते हैं, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेते हैं। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो फर्दर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करता, रिएक्शन आगे नहीं होता और हमारे पास फर्दर नो मोर प्रोडक्ट्स जो हैं वो नहीं आते, यानी कि आगे प्रोडक्ट्स बनना जो है वो रुक जाते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को जब हम लोग जो इनिबिशन के प्रोसेस से फर्दर प्रोडक्ट्स बनने का जो फिनोमेना है उसको हम स्टॉप कर लें तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन कहते हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिफिकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।